और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत। किसान भाइयों, वैसे तो दुधारू पशुओं के पालन के प्रदेश का हर दूसरे से तीसरा किसान जुड़ा हुआ है, लेकिन अक्सर किसान देशी पशुओं को ही पालते हैं जिनकी दूध उत्पादन क्षमता काफी कम होती है। साथ ही इनमें प्रजनन संबंधी कई समस्याएं भी आती हैं। ऐसे में अगर किसान भाई इन दुधारू पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान करवाएं तो न केवल उन्नत नस्ल के पशु प्राप्त होंगे, साथ ही दूध उत्पादन क्षमता में भी बढ़ोतरी होती है। तो पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान के क्या फायदे हैं और इसे कैसे करवाना है, इसके बारे में बता रहे हैं पशु विशेषज्ञ डॉक्टर मनीष कुमार। कृत्रिम गर्भाधान, जैसा कि नाम से यह स्पष्ट है कि ये प्राकृतिक रूप से नहीं होता है। गायों को उनके हीट का जो साइकिल है, 21 दिन पे गाय हीट में आती है और उस समय हमारे जो कृत्रिम गर्भाधान कर्मी हैं वो उनको गर्भाधान कराते हैं, उनमें सीमेन रखते हैं कृत्रिम रूप से। पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान एक ऐसी कला है जिसमें सांड से वीर्य लेकर उसको विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से संचित किया जाता है। यह संचित किया हुआ वीर्य तरल नाइट्रोजन में कई वर्षों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। इस संचित किए हुए वीर्य को मादा के गर्भाशय में रखने से मादा पशु का गर्भाधान किया जाता है। गर्भाधान की इस क्रिया को कृत्रिम गर्भाधान कहा जाता है। तो इसके बहुत से फायदे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट फ़ायदा है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोकल ब्रीड है और जो कम दूध देने वाली गायें हैं उनका हम लोग जो है अपग्रेडेशन एक तरह से करते हैं। उनसे जो है कि अगर हम लोग नॉर्मली लोकल सांड से उनका जो है कि गर्भाधान करवाते हैं तो लोकल ब्रीड होता है जो कि कम दूध देने वाला सांड का ब्रीड है। तो अगर हम कृत्रिम गर्भाधान कराते हैं तो जो सीमेन हम लोग देते हैं वो अच्छे नस्ल के बुल का, अच्छे नस्ल के सांड का होता है। तो सबसे पहला फ़ायदा है कि हमारी जो बछिया होगी वो अपग्रेडेड होगी। दूसरा फ़ायदा है कि जो सांड होता है वो क्या होता है कि बहुत से डिफरेंट गाय से उसका संपर्क होता है और हम लोग को पता नहीं है कि इस क्रम में वो किसी बीमार गाय से, जिस गाय को मादा प्रजनन सिस्टम का रोग है, उससे अगर उस सांड का संपर्क हो गया है तो वो एक सांड उस बीमारी को अनेक गाय में फैला सकता है। कृत्रिम गर्भाधान कर्मी जो भी सामान उपयोग करते हैं वो डिस्पोजेबल होता है, वो एक बार उपयोग करके वो नष्ट कर देते हैं, इसलिए किसी तरह के बीमारी का प्रसार रुक जाता है। गायों में जब वो हीट में आती है तो उसके 16 घंटा के बाद हम लोग चाहते हैं कि गर्भाधान कराया जाए, उसको सीमेन दिलवाया जाए। सपोज हम गांव में हैं और उस समय हम सांड को खोज रहे हैं और सांड मिल नहीं रही है तो हमारा वो हीट हम मिस कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने कृत्रिम गर्भाधान कर्मी को पहले से कह रखा है तो वो सही समय पे सीमेन देके हमको जो है कि वो हमारा गर्भाधान करवा सकता है। अगर प्राकृतिक विधि की बात करें तो इसमें एक सांड द्वारा एक वर्ष में 60 से 70 गाय या भैंसों को गर्भित किया जा सकता है। लेकिन कृत्रिम गर्भाधान विधि द्वारा एक सांड के वीर्य से हजारों गायों या भैंसों को गर्भित किया जा सकता है। इस विधि में धन और श्रम दोनों की अच्छी बचत होती है। तो हम लोग सीमेन में ही एक्स और वाई को सेग्रीगेट करते हैं और केवल एक्स क्रोमोजोम वाला सीमेन रखते हैं। उसमें 99% एक्स क्रोमोजोम रहता है, ऑलमोस्ट वाई क्रोमोजोम हम लोग हटा दिए रहते हैं। और वैसा सीमेन से अगर हम लोग गाय को कृत्रिम गर्भाधान करवाते हैं तो बछिया जन्म लेने की संभावना ऑलमोस्ट 100% तो कुछ होता नहीं है, लेकिन 95% बछिया जन्म लेने की संभावना रहती है। कृत्रिम गर्भाधान के लिए प्रशिक्षित अथवा पशु चिकित्सक की आवश्यकता होती है तथा तकनीशियन को मादा पशु के प्रजनन अंगों की जानकारी होना जरूरी है। इस विधि में सावधानी बरतने तथा सफाई का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। कृत्रिम गर्भाधान करने से पहले गन को अच्छी तरह से लाल दवाई से धोएं एवं साफ करें। गर्भाशय द्वारा अंदर छोड़ें। कृत्रिम गर्भाधान गन प्रवेश करते समय ध्यान रखें कि यह गर्भाशय हारों तक न पहुँचे। गर्भाधान के लिए कम से कम 10 से 12 मिलियन सक्रिय शुक्राणु जरूरी होते हैं। सभी पशुपालक कृत्रिम गर्भाधान संबंधित रिकॉर्ड रखें। तो कृत्रिम गर्भाधान अगर हम सेक्स सॉर्टेड सीमेन से करवाते हैं तो जो है कि हम लोग बाछी का परसेंटेज प्राप्त करने का संभावना ज्यादा होता है। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, कहीं नहीं जाइएगा, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
उच्च शिक्षा विभाग में स्टाफ की कमी पर बोले उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव। कहा पीएससी के जरिए करेंगे 2200 पदों पर भर्ती। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने उमा भारती के सुर में मिलाए सुर। शराबबंदी आज नहीं तो कल करनी होगी। विपक्ष पॉलिटिकल स्टंटबाजी ना। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। राज्य के बहुत से किसान भाइयों ने गेहूं की बुवाई कर दी है और उनकी फसल बढ़वार की अवस्थाओं पर है और आगे भी फसल की अच्छी बढ़वार हो इसके लिए जरूरी है कि पानी की उपलब्धता के अनुसार फसल की क्रांतिक अवस्थाओं पर सिंचाई की जाए। तो किसान भाइयों, आप गेहूं की फसल से अधिक पैदावार लेने के लिए सिंचाई कब कब करें, इस बारे में जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम की ये विशेष प्रस्तुति। हमारे देश में उगाई जाने वाली खाद्यान्न फसलों में गेहूं का प्रमुख स्थान है। गेहूं का प्रयोग मनुष्य अपने जीवन यापन के लिए मुख्यतः रोटी के रूप में करते हैं, जिसमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। गेहूं की फसल मुख्य रूप से राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में होती है। लेकिन अक्सर देखने में आता है कि हमारे कुछ किसान भाई इस फसल से अच्छी उपज नहीं ले पाते हैं, जिसके अनेक कारण हैं, जिनमें से प्रमुख कारण है फसलों में समय पर सिंचाई नहीं करना। किसान भाइयों, गेहूं की फसल में सिंचाई, जल की उपलब्धता, मिट्टी की किस्म और मौसम इत्यादि पर निर्भर करती है। जहाँ तक गेहूं के पौधे के जीवन चक्र की बात है तो इसकी कुछ ऐसी अवस्थाएं होती है जिनको हम अच्छी तरह पहचान सकते हैं और इन अवस्थाओं पर यदि सिंचाई करें तो गेहूं की फसल से अच्छी पैदावार ले सकते हैं। इसलिए किसान भाइयों, गेहूं की फसल में पहली सिंचाई मुख्य जड़ बनते समय 20 से 21 दिन तक करें। दूसरी सिंचाई कल्लों के विकास के समय 40 से 45 दिन पर करें। तीसरी सिंचाई गांठ पड़ते समय 60 से 65 दिन पर। चौथी फूल आते समय 80 से 85 दिन पर। पांचवी दाने में दूध पड़ते समय 100 से 105 दिन पर और छठी सिंचाई बालियों में दाना सख्त होते समय 115 से 120 दिनों पर करनी चाहिए। किसान भाइयों, पौधे की बढ़वार के लिए प्रत्येक अवस्था में पानी की आवश्यकता पड़ती है। वैज्ञानिक परीक्षणों से यह पता चला है कि पौधे के जीवन चक्र में कुछ ऐसी अवस्थाएं होती है जिस पर सिंचाई न करने पर हानि पहुंचती है। यह अवस्थाएं सिंचाई की दृष्टि से क्रांतिक अवस्थाएं कहलाती है। पानी की उपलब्धता के अनुसार किसान को गेहूं की फसल में सिंचाई इस तरह से करनी चाहिए। गेहूं में सबसे ज्यादा नुकसान मुख्य जड़ बनते समय सिंचाई न करने से होता है। जिन किसान भाइयों के पास पानी केवल एक सिंचाई के लिए उपलब्ध है तो यह सिंचाई मुख्य जड़ के विकास की अवस्था में कर देनी चाहिए, जो बुआई के 21 दिन पर करनी चाहिए। दो सिंचाइयों के लिए यदि पानी उपलब्ध है तो पहली सिंचाई मुख्य जड़ के विकास के समय और दूसरी फूल आते समय करनी चाहिए। यदि पानी 3 सिंचाइयों के लिए उपलब्ध है तो पहली सिंचाई मुख्य जड़ के विकास के समय, दूसरी सिंचाई तने में गांठ बनते समय और तीसरी दाने में दूध बनते समय करनी चाहिए। यदि 4 सिंचाइयों की सुविधा है तो सिंचाई मुख्य जड़ बनते समय, तने में गांठें बनते समय, बाली निकलते समय और दानों में दूध बनते समय करनी चाहिए। किसान भाइयों, अपने राज्य में पानी की कमी को देखते हुए गेहूं की फसल में क्यारियों में सिंचाई नहीं करके फव्वारा सिस्टम से सिंचाई करें,
जिससे पानी की बचत होने के साथ साथ समय और श्रम की बचत होती है और गेहूं की पैदावार भी भरपूर मिलती है। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है ग्राम सोहाना जिला बड़वानी के किसान दीपेश पटेल ने। आप पपीता की फसल में लगने वाले रोगों की पहचान और उनके नियंत्रण पर जानकारी चाहते हैं तो दीपेश जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, आप जानते हैं कि पपीता कितना फायदेमंद फल है। पपीता के इतने सारे फायदों को देखकर इसकी मांग बढ़ी है और अधिकतर किसान इसकी खेती करने लगे हैं, लेकिन इस फसल से उत्पादन लेने में रोग बड़ी बाधा बनते हैं और हमारे किसान भाई चाहकर भी ठीक से इनको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और नुकसान उठाना पड़ जाता है। और ज़्यादातर आप देखेंगे कि पत्ता जो है मुड़ जाता है, पतला हो जाता है, छोटा हो जाता है, पत्तियां आपका इसका पपीता का पीलापन हो जाता है। देखेंगे कि बरसात में कि पत्ती जो है ऊपर शीर्ष से पीला होते हुए नीचे चला आता है, तो इन सभी तरह के रोग के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। अगर आप पके हुए फल या हरा फल को देखेंगे ठीक से तो उस पर रिंग नुमा, चूड़ी नुमा, अंगूठी नुमा रिंग बनता है। यह भी एक रोग होता है। अगर विशेष ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ता है। पपीता में लगने वाला यह वायरस रोग सबसे अधिक नुकसान करता है। इसे मोजेक रोग, पर्ड कुंचन जैसे कई नामों से जाना जाता है। पपीते की खेती करने वाले किसान इस फसल को लगाने से पहले ही इस रोग पर कंट्रोल करने की तैयारी कर लें, क्योंकि पपीते में इस रोग के आने की संभावना नहीं पूरी गारंटी रहती है। इसलिए रोपाई करने से लेकर उत्पादन लेने तक पौधों पर दवाओं का छिड़काव करना पड़ेगा। वायरस अपने आप नहीं फैलता है, तो यह एक कीट होता है, वह इसको फैलाता है। तो हमको कीट से रोकना है। यह कीट आपको किससे रोके? कीटनाशक दवा आप आजकल देखेंगे इमिडाक्लोपिड नाम की दवा बाज़ार में मिलता है, उसका आप लिक्विड जो है 1 ml तरल 3 लीटर पानी में डाल करके छिड़काव करते हैं। यह दवाई का छिड़काव आप जब पौधा लगाते हैं उस समय से करते हुए आपको जब तक फल नहीं लगता है, जब तक फल नहीं होता है, फल पकता नहीं है, उस समय तक हम छिड़काव करते हैं। लेकिन छिड़काव करने के लिए जब तक फूल आ गया उस समय तक छिड़काव करते हैं। इससे उसके बाद हम लोग छिड़काव करते हैं कि नीम के तेल से। जब फल आ जाता है तो नीम का तेल 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर हम नीम का तेल घोल करके प्रत्येक सप्ताह छिड़कना पड़ता है। इस तरह से हम वायरस रोग, विषाणु रोग यानी जो भी रोग है हम उससे बचाव कर लेते हैं। पौधे जब लगाते हैं वहाँ हम लोग भी मच्छरदानी या कोई ऐसा कीड़ा नहीं प्रवेश करे उस तरह का ढक कर हम पौधे का, पपीता के बीज का अंकुरण करते हैं और पौधा का तैयार पौधशाला में पौधा तैयार करते हैं। फिर जहाँ रोपाई करते हैं वहाँ पर भी हम फिर कीटनाशक दानेदार डाल करके वहाँ रोपाई करते हैं, या कीटनाशक दवाई जो है घोल बनाकर जड़ में पहला पानी उस समय डालते हैं जड़ के पास कि कीटनाशक से पौधा हमारा परिपूर्ण हो जाए, जैसे कीट हमारे आएंगे तो वहाँ पर रस नहीं चूसेगा, जिससे रोग नहीं फैलेगा। पपीते का दूसरा खतरनाक रोग है जड़ सड़न, जिसे जड़ गलन भी बोलते हैं। यह दूसरा ऐसा रोग है जो पपीते को नुकसान पहुंचाता है। इसमें देखते ही देखते सभी पौधे सूख जाते हैं और उपज कुछ नहीं मिलता है। आपको हानि जो देखने को जो स्पष्ट रूप से मिलता है कि पौधा एकदम फलदार लदा हुआ है और अचानक वह बरसात के समय सूखने लगता है। यह पौधे के में जो लगता है जड़ सड़न कर देता है। एक हो गया जहाँ से पौधे से ज़मीन हमारा तना रहता है उसको पद बोलते हैं, उसी पर वो खड़ा रहता है पेड़ पौधा,
तो उसको हम पद बोलते हैं। तो जड़ और पद सड़न का बीमारी लग जाता है। तो आप समझ सकते हैं इसके लिए हम क्या उपचार कर सकते हैं। हम उपचार करने के लिए, जैसे अभी मौसम शुरू हुआ बरसात का, तो आपको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का केमिकल जो फफूंदनाशक कहलाता है बाज़ार से खरीदें और 1 लीटर पानी में 2.5 ग्राम पाउडर 2.5 ग्राम पाउडर को घोलकर, जो भी हमें मात्रा एक पौधे में हम करीब 5 से 10 लीटर पानी को डालते हैं। यह डालने की प्रक्रिया ये है, जड़ के आसपास हम पौधे के को हम सुरक्षा देते हैं। पौधे के जड़ के आसपास ये 5 से 10 लीटर पानी एक पौधे में डाल देते हैं। तो आप इस तरह से अगर छिड़क देंगे तो आप देखेंगे कि आपके पौधे सुरक्षित रहेंगे। और यह 2 बार छिड़कना चाहिए, पानी जड़ में डालना चाहिए, क्योंकि पहला तो हुआ कि अभी बरसात शुरू हुआ अभी डालें, और कुछ फिर 1 महीना के अंदर फिर दोबारा एक बार और डाल दें, क्योंकि बरसात का सीज़न आप सोचेंगे अभी से 2-3 महीना तक रहता है, तो 2 बार कम से कम आपको डालना होगा। इस रोग को फसल में लगने से रोकने के लिए आपको रोपाई ऐसी जगह करना होगा जहां पर अधिक समय तक पानी नहीं रुकता हो, क्योंकि यह रोग अधिक नमी पर पनपता है। अगर मिट्टी में नमी नियंत्रित रखते हैं तो यह रोग बिल्कुल नहीं आएगा। और एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।